एयर टिकटों में 2 से 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों के साथ ट्रैवल एजेंट्स भी परेशान हो गए हैं। परवाज़ों की तादाद में कमी की वजह से और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के बाद लंदन, दुबई और दोहा, जबकि सऊदी अरब जाने के लिए नैरोबी, रासुल खैमा और अबू धाबी की टिकटें मजीद महंगी कर दी गई हैं। जबकि ट्रेवल एजेंट्स जो हैं उन्होंने टिकटें महंगी होने की असल वजूहात बता दी। एयर टिकटों में 2 से 3 गुना इजाफा हुआ। मुसाफिरों के साथ ट्रेवल एजेंट्स भी परेशान हो गए। परवाज़ों की तादाद में कमी और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के बाद लंदन, दुबई और दोहा, जबकि सऊदी अरब जाने के लिए नैरोबी, रासुल खैमा और अबू धाबी की टिकटें मजीद महंगी हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, टिकटों में इजाफा क्यों किया गया है? जी बिल्कुल, NCOC की हिदायत की रोशनी में सिविल एविएशन अथॉरिटी को हिदायत की गई थी कि तमाम मुल्की गैर मुल्की एयरलाइंस को 50% परवाज़ें हैं उनको ऑपरेट करने की इजाज़त होगी, जिसके बाद परवाज़ें कम और मुसाफिर की तादाद है वो ज़्यादा हो गई है। और ज़राए का ये कहना है कि 50% परवाज़ों की जो चल रही हैं उसके बाद जो टिकटें हैं वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हम इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हैं और लाहौर में जो पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के सीनियर अहदेदार हैं वो मौजूद हैं। जैसे आज हंगामी मीटिंग है वो भी बुलाई गई। ख्वाजा अयूब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी ख्वाजा साहब, 2 से 3 गुना टिकटों में कीमतों में इजाफा हो गया है। किस एयरलाइन की टिकट कितने की हो गई है और क्या देखते हैं पीछे क्या मामल की हैं जो टिकटें बढ़ती जा रही रोज़ बरोज़? बात यह है जी, आज टिकट जो लाहौर दुबई है वो 1 लाख से ऊपर बिक रही है, जबकि इससे पहले इस टिकट का किराया 45 से 50 हज़ार रुपये था। ये हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए और जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 50% ऑक्यूपेंसी पे आप जहाज़ लेके जाएंगे और इसीलिए उन्होंने किराया डबल किया। लेकिन साथ अफसोस फ़्लाइट ओवर पैक चल रही है, सीट टू सीट जा रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है। और दूसरी, हुकूमत के लिए जो लम्हा फ़िक्री है वो ये है कि जितनी महंगी टिकट बिकेगी उतना ही फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान से बाहर जाएगी। लिहाजा हुकूमत वक्त को फ़ौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो ज़्यादती, डाका ज़नी, उनके साथ लूट मार हो रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बताएं कि लाहौर से दुबई का किराया आपने बता दिया, लाहौर से लंदन का किराया कितना है, इस्तांबुल का, और लाहौर से जो अबू धाबी किराया कितना हो चुका है इस वक्त? आज से 15 दिन पहले लाहौर लंदन टिकट बिक रही थी रिटर्न 90 हज़ार रुपये की, आज वो 2 लाख से ऊपर है। टर्किश एयर या फॉरेन करेंसी कोई भी एयरलाइन ले लें आप इस्तांबुल के लिए, इससे पहले 80 से 90 हज़ार रुपये की टिकट थी, वो 1.25 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक है। मुराद ये है कम अज़ कम टिकट का हर सेक्टर पे किराया डबल हो चुका हुआ है, डबल से इंक्रीज कर चुका हुआ है। तो आप कितना मारेंगे आवाम को? महंगाई में आवाम कितनी पिसेगी? ये गवर्नमेंट का कंट्रोल में है। 50% फ़्लाइटें नहीं, अब फ़्लाइटें सेक्टर ओपन कर देने चाहिए। जब आपने रेस्टोरेंट खोल दिए, पार्क्स खोल दिए। ठीक है, सही इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ ट्रैवल 92 मलिक नवीद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एयरलाइंस की जानिब से एयर टिकट्स की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा कर दिया गया है, क्या इससे इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, ये अचानक से इन्होंने तमाम एयरलाइंस अपने फेयर जो बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स भी परेशान है, ट्रैवल एजेंट्स भी परेशान है। अचानक से जो फेयर था 6 से 7,000 का, वो चला गया 15 से 16,000 पे। और इसी तरह से इंटरनेशनल जो फेयर थे हमारे पास 1 लाख से 1.25 लाख वाला जो फेयर था वो 2 से 2.5 लाख और 3 लाख तक किराया चला गया उसका, जिसकी वजह से जो जाने वाले मुसाफिर हैं वो शदीद परेशान है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो एयरलाइंस जो NCOC ने पाबंदी आयद की हुई है 50% कैपेसिटी पर, ये भी एक इशू है जिस पे हम मुतालबा करते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, 100% कैपेसिटी पे फ्लाइट को चलाया जाए ताकि जाने वालों को भी सहूलत हो, ट्रैवल एजेंट्स को ये जो है इशू वो भी खत्म हो जाए। मलिक नवीद, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर इसी तरह NCOC की जानिब से अपना फैसला वापस नहीं लिया जाता और टिकट्स इतनी ही महंगी रहती हैं तो क्या आम आदमी सफ़र कर पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल पेश आ रही है पहले भी लोगों को, क्योंकि जो जाने वाले हैं सऊदीया या इस साइड पर UAE साइड पर, वो ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे भी वो जॉब कर रहे होते हैं। उन्होंने यहाँ से जब जाने के लिए इतनी महंगी टिकट बताई जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग 4 से 5 माह से यहाँ पे बैठे हुए थे पाबंदी की वजह से। अब पाबंदी खत्म हुई है और सब जाना चाह रहे हैं, मगर टिकट इतनी महंगी है जो आउट ऑफ रेंज है, जिसकी वजह से मुतालबा यही किया जा रहा है कि टिकट्स आउट ऑफ रेंज हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक नवीद आपका।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए थाईलैंड से बड़ी खबर है। थाईलैंड का पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी के वीज़ा सर्विस बहाल करने का ऐलान किया गया है। थाईलैंड के सफारतखाने ने नया सफरी हदायतनामा जारी कर दिया है। तमाम वीज़ा कैटेगरी सर्विस 20 सितंबर से बहाल कर दी गई हैं। थाईलैंड सफारतखाने के मुताबिक मुसाफिरों को थाईलैंड में 14 रोज़ क्वारंटीन करना होगा। फोकेट, स्मोई, सेंडॉक्स और दीगर सियाती मकामात के लिए अहकाम मद्देनजर रखना होंगे। कोरोना के बाद थाईलैंड ने सफरी पाबंदी आयद की थी और इस हवाले से कहा जा रहा है कि थाईलैंड का पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरीज की वीज़ा सर्विस बहाल करने का ऐलान थाईलैंड के सफारतखाने ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज ने डायलिसिस सेंटर का दौरा किया। गौहर एजाज ने मरीजों की इयादत की और इंतजाम के बारे में तफसीलात ली। मरीजों ने सहूलियात बर वक्त मिलने पर गौहर एजाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज ने डायलिसिस सेंटर का दौरा भी किया। मेरी साथ ही शेख एजाज अहमद ट्रस्ट के यहाँ पे दोनों ट्रस्टीज़ बैठे हैं, ब्रिगेडियर परवेज़ बशीर भी और मेजर बुरहान भी। मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि अगर हम इस डायलिसिस सेंटर को दुगना कर दें तो हमें, अगर ये जगह प्रिंसिपल साहब और हमें एमएस दे सकें तो हम ये जो वेटिंग लिस्ट है इसको हम यहाँ से इस वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर सकें। गौर एजाज फाउंडेशन शेख एजाज अहमद ट्रस्ट एक ईमान पे चल रही है और मैं वो ईमान, जिस ईमान पे हम चल रहे हैं उसकी मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ देता हूँ। जिस ईमान पे मैं चल रहा हूँ वो है वह आतुस ज़काता व कर्ज़ुल अल्लाह कर्ज़ुन हसना। इस आयत का तर्जुमा है और देते रहो ज़कात, और कर्ज़ तो अल्लाह को अच्छी तरह बट कर्ज़ देना। तो मैं इसका मतलब यही समझा था, जो आपको भी समझ आ रहा होगा, कि कर्ज़ दो अल्लाह को, अगर ज़कात दोगे तो ये अल्लाह को कर्ज़ होगा। तो मैंने जब मुफ्ती साहब से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ज़कात तो फ़र्ज़ है, इसके बाद अगर तुम अच्छी तरह से अल्लाह की राह में खर्चोगे तो वो अल्लाह को कर्ज़ है। तो अल्लाह ताला को ये सब लोग कितने अजीज़ हैं। आप समझ लो कि आप जो कुछ भी इस पे अपना, जो माल आपको अल्लाह ने अता किया, आपका माल नहीं है, आप इन लोगों पे खर्च कर रहे हो वो माल। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम जो माल खर्चोगे इन लोगों पे वो तुम मुझे कर्ज दोगे। जिस बात से मुझे इस बात की समझ आई तो मेरी ज़िंदगी तो बदल गई। तो मैं आज आप सबको भी बता रहा हूँ कि जो इन लोगों पे आप इन लोगों से प्यार कर रहे हो वो प्यार भी अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और मैं सबको कहूँगा कि हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर बोर्ड्स आए हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमें हॉस्पिटल की, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे ये 25 लाख लोगों को सालाना, ये जो जिना हॉस्पिटल है लोगों को देखता है, हमें हॉस्पिटल्स की मदद करनी है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझे अपनी मैनेजमेंट की जो नॉलेज है मैंने उनको मैनेजमेंट की नॉलेज देनी है। अगर कोई एक्सपर्ट है किसी भी फील्ड का, जैसे हमारे पास साहिबजादा मुजफ्फर बैठे, हमारे पास डॉक्टर जाहिद परवेज़ हैं बोर्ड पे, हम सब ने मिल के, इसी तरह बाकी गवर्नमेंट के बोर्ड्स पे हम सब की जगह है कम्युनिटी सर्विस की। तो हमें ना सिर्फ उनको जो है हम पैसे से मदद कर सकते हैं, बट उसको हम सब अपनी नॉलेज के थ्रू हम इन सब को बेहतर बना सकते हैं। और ऐसी वजह नहीं है कि अगर ये डायलिसिस सेंटर इसी जिना हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के लाहौर शहर में, अगर ये किसी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से बेहतर हो सकता है तो हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल के वो किसी भी दुनिया के प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से भी बेहतर होते हैं। ये हमारी नर्सेज, डॉक्टर्स का जो है ये इनका पोटेंशियल है। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, एटलीस्ट जिना हॉस्पिटल को मैं कह सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम 30 के 30 डिपार्टमेंट को इस डायलिसिस सेंटर के इंशाअल्लाह ताला बराबर लाएँ।
दूसरी जानिब सर्विसेज हस्पताल के गायनी ब्लॉक की तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली गई है। गायनी ब्लॉक की अपग्रेडेशन 30 करोड़ रुपए से मुकम्मल की गई है। ऑपरेशन थिएटर ICU OPD की अपग्रेडेशन की गई। गायनी में आने वाली मरीजा को इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। ऑपरेशन थिएटर्स की रेनोवेशन सारी कराई है। बेसिकली PC1 गवर्नमेंट की मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमारा PC1 माना अप्रूव किया। 300 मिलियन का PC1 हमारा अप्रूव हुआ है, जिसमें रेनोवेशन का तकरीबन 60 मिलियन के 80 मिलियन के करीब रेनोवेशन का था, बाकी सब इक्विपमेंट का है। इक्विपमेंट में OT लाइट्स, जदीद तरह की लाइट जो कि आज से 50 साल पहले यूज़ हो रही थी, जब से ये बिल्डिंग 37 ईयर्स हो गए बने हुए, तब से वही यूज़ हो रही थी। लाइटें नहीं आ रही हैं, टेबल वही थे जो इतने ज़माने से थे, वो नहीं, लाइटें, टेबल, मॉनिटर्स, एनेस्थीसिया मशीनों की बहुत शॉर्टेज थी। इस वजह से हमारे थिएटर चलते नहीं थे और मरीज़ों को कई कई घंटे, कई कई दिन, कई कई महीने वेट करना पड़ता था। हमारी इमरजेंसी में 2 थिएटर चलते थे और हमें 4 की ज़रूरत थी। अब ये है कि इस सारी इक्विपमेंट से 4 थिएटर चलेंगे। 4 थिएटरों का पूरा सामान इसके अंदर शामिल है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग के रिहायशी पानी को तरस के लाखों की लागत से लगाया गया ट्यूबवेल और साफ पानी का प्लांट अरसे दराज से नाकारा है। बारहा शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो पा रही है। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। सूरत हाल पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। बिल्कुल, गुलबर्ग मक्का कॉलोनी का ये इलाका है जहां पर लाखों की लागत से तामीर किए जाने वाला ट्यूबवेल अरसा दराज से ख़राब दिखाई देता है। 2 से 3 साल का अरसा जो है इसको गुजर चुका है, लेकिन अहले इलाका के मुताबिक इसकी मुरम्मत व बहाली नहीं की गई। यहाँ पर जो है ये ट्यूबवेल है ये खस्ता हाली का शिकार है और इसको अब मुकम्मल तौर पर ताले लगा दिए गए हैं। अहले इलाका जो मक्का कॉलोनी के रिहायशी थे वो यहाँ से कभी साफ़ पानी भरा करते थे, पीने का पानी भर कर ले जाया करते थे और यहीं से पानी जो है वो घरों में भी जाता था, लेकिन अब ये ट्यूबवेल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई देता है। यहाँ पर जो पोस्टर्स लगे हैं उनके ऊपर साफ तरीके से लिखा है कि पीने के लिए ठंडा और साफ पानी जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर टूटियाँ लगी होती थी जहाँ पर अब ये ताले जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं और अंदर सिर्फ गंदगी के ढेर जो हैं वो लगे हैं। अगर दूसरी तरफ यहाँ पर बात कीजिए तो यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी की टूटियाँ थी जो कि ख़त्म हो चुकी, टूट चुकी और इसको भी अब बाकायदा तौर पर ताले लगा दिए गए हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर गड़ा बनाया गया था, शायद इसकी मुरम्मत के लिए ये जो है वो गड़ा बनाया गया था और मुरम्मत व बहाली के बगैर ही जो है इस गड़े को भी खुला रखा गया है और ये भी अरसा दराज से इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो दरवाजे हैं उन पर ताले लग चुके हैं जिसकी वजह से जो अहले इलाका है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम दिखाई देते हैं और उनका यही कहना है कि ये सहूलत जो कि लाखों रुपए लगाकर इनको दी गई थी इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि जो अहले इलाका हैं उनकी मुश्किलात जो हैं उसमें कुछ हद तक कमी लाई जा सके। ठीक है उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे बल्दियात का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आप पाक अथॉरिटी को देने का फैसला। शहर के 54 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप पाक अथॉरिटी के हवाले किए जाएंगे, जबकि आप पाक अथॉरिटी बंद बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी चलाएगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मैनेजमेंट भी आप पाक अथॉरिटी के हवाले की जाएगी। महकमे बल्दियात का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आप पाक अथॉरिटी को देने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोकर से। कैसर बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि लाहौर शहर के तमाम जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं ये चलाने के लिए जो आबे पाक अथॉरिटी को दे दिए जाए और आबे पाक अथॉरिटी से इस सिलसिले में मुआहदे की मंजूरी हुई है और अगले चंद रोज में महकमा बल्दियात आबे पाक अथॉरिटी से इस सिलसिले में मुआहदा करेगा और लाहौर शहर के 54 जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये आबे पाक अथॉरिटी को रन करने के लिए दिए जाएंगे। आबे पाक अथॉरिटी इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चलाएगी और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो इसकी मैनेजमेंट जो है वो भी आबे पाक अथॉरिटी के हवाले हो जाएगी। ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।